सबसे पहले चारू प्रज्ञा आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आज जिस तरीके से ड्राफ्ट तैयार हो चुका था और आज विधेयक सदन में रख दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। बार बार धामी सरकार इस बात का जिक्र करती है कि हम एक समानता वाला कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आरोप इस बात का ये कि आप सीधे सीधे 8% को उस राज्य में टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ जब हम समानता की बात करते हैं तो हम किसी को टारगेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ इतिहास में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 स्तंभों पे खड़ी हुई थी। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको पहले दिन से लेकर आज तक हम अपने हर मैनिफेस्टो में लिखते आए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनको कभी-कभी पूरा करने में हमको समय लग गया। पहला था धारा 370 को हटाना। दूसरा था राम मंदिर को बनाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, जो प्रयास लगेंगे वो हम करेंगे राम मंदिर को बनवाना। और तीसरा था हमेशा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस देश में लेकर आना। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चर्चा नहीं है। आज वो समय आ गया है, समाज के विभिन्न भागों से बात करके, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से डिस्कशंस करके, बहुत सारी कमिटीज को बनाने के बाद जब हमें ऐसा लगता है कि ये अब सही समय है। हम समानता की बात करते हैं, हम यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं अगर एक बच्ची का जन्म एक परिवार में है तो उसको स्कूल जाने का भी हक है। 21 साल तक उसकी शादी भी नहीं होगी, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, वो अपने जीवन को कुछ बना पाएगी। लेकिन अगर उसी बच्ची का जन्म किसी और घर में होता है और वहां पे कोई और रिलीजन फॉलो की जाती है तो उसकी 12 साल की उम्र में भी करी गई शादी को हमारा हाई कोर्ट तक लीगल मानने चल देता है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। इस इशू को दूर करने के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, वो सारा का सारा झूठ है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, सरकार के ओपिनियन को समझेंगे, तो आप ये जानेंगे एक बहुत प्रोग्रेसिव बिल है। इस दुनिया में ऐसा कोई सेक्युलर देश नहीं है जहां पर हर नागरिक के लिए एक ही कानून ना हो। भाई, एक ही देश में रहने वाले नागरिकों के लिए अलग अलग कानून हो ही नहीं सकते। विरोधाभास को खत्म करने का एकमात्र तरीका होता है और वो होता है संवाद। जब आप इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं, एक तरफ ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भाई राज्यवार क्यों, केंद्र इसको लेकर आगे आए, एक कॉमन ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश के लिए एक कानून, राज्य में क्या परिस्थितियों को देखते हुए इसको बदलना ठीक नजर आता है, और दूसरा उनके साथ क्या कोई संवाद नहीं करना, ये किस तरीके के विरोधाभास को और ज्यादा बढ़ाता है। संवाद करिए, समाधान निकालिए और उसके बाद मिलकर एक ऐतिहासिक पहल की तरफ आगे बढ़िए। बिल्कुल, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, सच्चाई ये है कि ये संवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। 80,000 से ज्यादा लोगों का सहयोग लेने के बाद कमिटीज अपनी रिपोर्ट देखती हैं, उनके सारे सुझाव को लेने के बाद कमिटीज आगे बढ़ती हैं और अपने सुझाव सरकार को देती है। तो जिनका ये कहना है कि एक कंसेंसस नहीं बिठाया जा रहा या स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं करी जा रही, ये भी गलत ही कहना है। जितने बिंदुओं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करने जा रहा है, आने वाले समय में हमारे सामने वो सारी बातें आएंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो इस देश के हर एक नागरिक को गारंटीड होने चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी समय हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहते थे, लेकिन तब वो नहीं हो पाया। हमारे संविधान में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसको इसलिए ही इंक्लूड किया गया था कि आने वाले समय में कभी ना कभी जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। आप आधा अधूरा कानून नहीं फॉलो कर सकते। देखिए, अभी भी कोई आप ही के शो पर जिसका आप पहले बाइट ले रहे थे, वो शरिया लॉ की बात कर रहे थे। अब शरिया लॉ आधा फॉलो नहीं कर सकते। आपको शरिया लॉ फॉलो करना है तो जैसे इस्लामिक नेशंस में 100% होता है ना कि चोरी की सजा भी हाथ काट के मिलती है, तो आप या तो उतने हिसाब से शरिया लॉ फॉलो करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन अधिकार तो पहले संविधान ने दिया ना चारू। यही तो बार बार दलील दी जा रही है कि अधिकार अपने धर्म के हिसाब से चलने का संविधान ने दिया, संविधान का वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए सबसे पहले पूर्णिमा जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, मुझे 10 सेकंड और दीजिए और फिर संजीव जी के लिए मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी वो क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, संविधान ने हम सबको बहुत सारे हक दिए हैं, लेकिन किसी एक का हक दूसरे का हक मारे, ये हमारा संविधान नहीं कहता। ये हमारा संविधान कभी नहीं कहता कि एक लड़की की शादी के बाद उसका पति 3 और शादी कर पाए और वो उसके बारे में आवाज तक ना उठा पाए। नाउ दैट इज समथिंग दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज टू फिक्स। दैट इज इक्वालिटी इन द ट्रूएस्ट सेंस।
हाजी नाजिम के पास आते हैं और उसके बाद संजीव जी आपके पास में आऊंगे। हाजी नाजिम, कोई विरोधाभास, अब कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब तो ड्राफ्ट और उसमें क्या क्या शामिल है वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि विधेयक पेश हो चुका है और उसको माना यह जा रहा है कि कल तक शायद वो पास भी हो जाएगा उत्तराखंड में। आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या, अब तो क्लैरिटी होगी आपको यूसीसी में क्या है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जिस तरीके से अभी मैं पूरी बातें सुन रहा था, आपका भी सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपके जवाब से पहले मैं सबसे पहले जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कहा था कि 3 शादियां करने वाले इंसान के बारे में इन्होंने कहा, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो भारत का ऐसा कौन सा नागरिक है जो 3 या 4 शादियां करता है? ये इस तरीके का एक भ्रम पूरे भारत के अंदर फैला रहे, क्योंकि मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि ये एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे, जो यूसीसी के नाम पे बार बार ये कह रहे हैं कि हम बहन बेटियों को समानता देंगे। अरे ये बताइए, जब आप खुद ही चैनल पर बैठकर ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि अब 3 शादियां नहीं होंगी, एक ही शादी होगी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड भारत के अंदर कौन ऐसा मुस्लिम शख्स है जिसकी 4 शादियां हैं या उसके 40 बच्चे हैं? लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा तैयार कर रखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा टारगेट करना। अच्छा हाजी नाजिम, आपको कुछ सेकंड्स के लिए, बस कुछ सेकंड्स, और उसके बाद वापस आपके पास आऊंगी कुछ सेकंड्स के लिए। और क्योंकि उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है, नेहा जी आप मुझे ये बताइए, क्योंकि बड़े केसेस आते होंगे और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शख्स है जो 3 या 4 शादियां कर लेता है? बस मुझे केसेस के रेफरेंस से बता दीजिएगा कि ऐसे केसेस कोर्ट में आते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे, हाँ मतलब ये होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, और ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं। अभी पिछले दिनों ही 2017 में ये और आप आपका भारत बेगम देश वाला, की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाजी नाजिम को क्लियर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल आते हैं, और ये कोई धर्म जाति की बात नहीं हो रही है। ऐसा प्रैक्टिस हुआ है, ऐसे दसों केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी के डेट में भी है, जहां पर उनको जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मेंटेनेंस नहीं मिला है, जहां पर एडॉप्शन के लिए उनको दिक्कत होती है। और सिर्फ शादी की बात नहीं रही, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी में राइट, हम हिंदुओं को तो सारा ये सब मिल गया है, हम उसके, हमें 100% राइट है, हम उसकी फाइट मतलब नहीं कर रहे। मुस्लिम महिलाएं भी चाहती है कि उनको गोद लेने का हाँ अधिकार जी, मिले, हाँ, बिल्कुल मुस्लिम होना महिलाएं चाहिए। भी चाहती है कि उनको बराबरी का अधिकार मिले, जमीन जायदाद पर हक मिले, ये वो सब चाहती हाँ है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात है, ये यूसीसी कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक देश में एक लॉ होना चाहिए। अगर एक महिला, किसी और जात की एक महिला अगर इक्वली ट्रीट की जा रही है एक मेल जेंडर के अकॉर्डिंगली, तो मुस्लिम महिलाओं को भी वो हक है। ये चीज से आप डिप्राइव है। हमारे हिंदू में भी पहले हुआ करता था, सती प्रथा हो गया, फिर जाकर और भी चीजें होती है जो वैनिश हो चुकी है। बट ये प्रथाओं को खत्म करके हम एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि रिग्रेसिव, हम पीछे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो बदलाव जरूरी भी है। आती हूं आपके पास, संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए ये मुझे जरा समझाइए कि एक भय और इसके साथ ही भ्रांतियां, ये दो चीज जो फैलाई जा रही है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? ये कहते हैं उत्तराखंड के रेफरेंस में कि 8% को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में इसके बाद अशांति आ जाएगी, मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे। ये भ्रम फैलाने की कोशिश या बयानों के जरिए विपक्ष स्टैब्लिश क्यों करना चाहता है, जब एक बड़ी पहल वहां की धामी सरकार कर रही है, एंड इन रेफरेंस टू बीजेपी ऑल्सो, जो केंद्र में इसको लाने की तैयारी कर रही है? पूर्णिमा, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि यदि स्त्रियों के हक की बात की जाए तो निश्चित तौर पे शादी हो, तलाक हो, अधिकार की बात हो, बच्चा अडॉप्शन की बात हो, या फिर संबंध विच्छेद की बात हो, इस नज़रिए से यदि आप देखती हैं तो निश्चित तौर पे समाज में जो हमारी नारी वर्ग है उसको मजबूती मिलेगा इससे, और मिलना ही चाहिए। वो हकदार है और अभी तक यदि वंचित है तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। 21वें विधि आयोग से जब इसके बारे में बातचीत की गई, 2018 की बात है, उन्होंने एक सिरे से यूसीसी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लाने से बेहतर है कि वो जो पर्सनल लॉ है उसमें तब्दीलियाँ लाई जाए और उसमें बदलाव लाया जाए, नियम कानून जो कमज़ोर है उसको बेहतर किया जाए महिलाओं के लिए। एक बात ये, और दूसरी बात कि भारत जैसे विविधता वाले देश पे, हम पूर्वोत्तर की बात कर लें या आदिवासियों की बात कर लें, उन परंपराओं की बात कर लें, ईसाई की बात कर लें, तो जब आप उसको गौर से देखेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि इस कानून से हमारे उस जो रीति रिवाज हैं जो हम सदियों से देखते चले आए हैं उसमें हस्तक्षेप करने की एक कोशिश की गई है। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये बात बड़े डंके की चोट पे कही कि हिंदुओं, ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुत्व का एक बड़ा वर्ग या एक एजेंडा जहाँ पे ये लागू करने की बात है और जिस पटल पे रखा गया वहाँ जय श्री राम के नारे लगे। आप मुझे बताइए कि
इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं वो? यदि समान अधिकार की बात है, मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए इसको। केंद्र सरकार को ये राम राज्य में बराबरी का अधिकार होता है, कानून केंद्र नहीं, राम मैं राज्य उसी पे में बराबरी का अधिकार होता है। और जय श्री राम के नारे या वंदे मातरम के नारे ये- किसी कट्टरपंथी सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करते। हिंदुस्तान